अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 17 स्टार्ट हो गया जी हमारा। अच्छा जी, चुप कर जाएं। नोट बना रहे थे हम लोग। कॉस्ट मॉडल हो तो नोट बनाना सीखा था। अच्छा, बड़ी बात है, आपने सीख लिया था, मुझे तो अभी तक नहीं आया। पेपर छोले दे के पास किया था यार। वो किधर है यार, वो यार, वो किधर है यार? अच्छा यार, मैंने वो पहली दफा नोट कहाँ पे बनाया था, जो एसेट अकाउंट हो। मेरा फिर काम नहीं बना है ना, मैं भाजी के भी आया हूँ। अच्छा जी, मैंने आपसे अर्ज किया था कि नोट तो कुछ भी नहीं है, बस एसेट और अक्यूमुलेटेड अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम नोट, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब दोबारा ही लिख लेते हैं जी, अल्लाह की मर्जी। एसेट अगर कॉस्ट मॉडल यानी कॉस्ट पे पड़ा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी है, अज्यूम करते हैं डाटा ब्रॉट डाउन 150, थोड़ा ज़्यादा कर लें 700, एडिशन किया हमने 250 का, एक एसेट डिस्पोज हो गया 120 का, क्लोजिंग बताओ, बैलेंसिंग 830 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेट्स से 50 रुपीज़ है, 150 कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 70, मेरा दिल करेगा जो। डिस्पोजल ये कर लो जनाब 30, क्लोजिंग बता दो जी 1, हाँ ये नहीं ऐसे ही बता देना। अच्छा जी, अब ये अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, रीवैल्यू नहीं हुआ, तो ये हमारा एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया था जी। इसी से हमने नोट बनाना सीख भी लिया था, कोई मसला तो नहीं आया था। अच्छा, नोट का फॉर्मेट था, हमने कहा था जी नोट में नाम शाम लिखने के बाद हम लिखते होते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जिसमें आता था जी ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेक्शन शुरू हो जाता था, ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर डिस्पोजल और क्लोजिंग बैलेंस। अब ये वाला जो एसेट है, लेट्स से ये बिल्डिंग है, ठीक है जी, यहां पर बिल्डिंग का सेक्शन बन जाएगा, बिल्डिंग का कॉलम, ठीक है जी। और उसमें इसको बस हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, 700, 250, 120 माइनस और 830 क्लोजिंग। तो ओपनिंग 700, एडिशन 250, 120 डिस्पोजल और क्लोजिंग 830। ओपनिंग 150, 70, 30 और 190 क्लोजिंग आ गया 150। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 70, 30 डिस्पोजल में चला गया और क्लोजिंग 190, ठीक है जी। ये हमारा जनाब नोट का फॉर्मेट बना। अच्छा, अब इसमें अभी हमने रीवैल्यूएशन नहीं डाली, ऐसे ही है। चलो इसको जरा डिब्बे में डाल दें, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। लेकिन मेरे दोस्त की बात हो रही है, आपके दोस्त की नहीं। आपका दोस्त तो करोड़ों में है, क्योंकि आप खुद भी तो ऐसे ही हैं। स्पेशल स्पेशल बर्फी और गुलाब जामुन। अच्छा जी, इसको जरा इसको नेट करें तो 640 की बुक वैल्यू आ गई। तो ये हमारा नोट है, तो बोलो। उसके बाद बाकी कुछ लवाजमात होते थे इसके नीचे जनाब, हमने मेजरमेंट बेसिस वो लिख लेते हैं, मुझे पता, ठीक है, पता है आपको, आपको पता है। ये कॉस्ट मॉडल में नोट का फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर रीवैल्यूएशन को फिट करना चाह रहा हूँ असल में, ठीक है, ताकि हमारा नोट मुकम्मल हो, जान छूटे बस। यस ऑफ कोर्स, 2 होते तो दूसरा कॉलम आ जाता, 3 होते तो तीसरा आ जाता। इसका टोटल यही है। अगर हमारी एक ही बिल्डिंग हमारा एसेट है तो बस यही बैलेंस शीट के फेस पे आएगा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सवाल अगर एक ही एसेट दे रहा है तो बस यही है, ठीक है। तो सवाल एक ही एसेट देगा। अच्छा जी, अब मुझे बताएं रीवैल्यूएशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आती थी, जरा बताएं, जहन में लाएं जिस साल में एसेट रीवैल्यू हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। वर्किंग में क्या करते थे, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते थे, सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। लेकिन वर्किंग से तो नोट नहीं बन रहा, नोट तो बन रहा है लेजर से, यानी जर्नल एंट्रीज
से लेजर बनता है और लेजर की स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो नोट है। अब अगली बात, जनरल एंट्रीज में क्या करते थे? पहले करते थे ट्रांसफर और फिर करते थे सरप्लस और लॉस की रिकॉर्डिंग, ऐसे ही है। कोई सवाल हमने यहाँ पे नहीं किया, सारे बोर्ड पे किए हैं। कोई एक सवाल तो ऐसा होता, पिछली दफा तो होगा ही, पिछले दफा बच्चे जो है वो यहाँ पे कर लेते थे सवाल। सवाल का सोल्यूशन दिखा दिया मैंने, ये एक सवाल मिला है। जिस साल में डेप्रिसिएशन होती है, रिवैल्यूएशन होती है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? रिवैल्यूएशन के वक्त की 2 एंट्रीज, और फिर अगर सरप्लस है तो डेप्रिसिएशन की भी 2 एंट्रीज, और अगर रिवैल्यूएशन हो और लॉस आए तो रिवैल्यूएशन की फिर भी 2 एंट्रीज, हाँ डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री आएगी। तो डेप्रिसिएशन की जो दूसरी एंट्री है, पहले तो उसको डिसाइड कर लें, क्या ये नोट की मेन बॉडी में आएगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ना तो ये एसेट अकाउंट को हिट कर रही है एंट्री, ना अक्यूमुलेशन अकाउंट को। तो जो नोट की मेन बॉडी मैंने आपके सामने बनाई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सब नोट्स में कहीं जाकर ये कर लेंगे यूज, लेकिन फिलहाल जो मेन बॉडी मैंने नोट की बनाई थी उसके लिए मैंने क्या बोला था? नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है। तो एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर ये एंट्री हिट नहीं होती, इसलिए इसको तो साइड पे कर दें। ठीक है, अब क्या रह गया? रिवैल्यूएशन हो गई है तो रिवैल्यूएशन के साल में, यानी वाले साल में रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होंगी और एक डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज इन अकाउंट्स को हिट कर रही है ना। देखो ये तो अक्यूमुलेशन और एसेट दोनों को हिट कर रही है, और ये एसेट को हिट कर रही है। चलो दूसरी साइड नहीं, लेकिन एक साइड तो आएगी ना। क्या ख्याल है? ठीक है, अब अगर रिवैल्यूएशन हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरा ये एसेट रिवैल्यू हुआ है, जरा थोड़ी सी माजरत अब आगे पीछे होंगी चीजें। ठीक है, ऐसे मैंने स्टार्ट होता ये रिवैल्यूएशन जो है ना वो अज्यूम करनी है। ठीक है, ओके। डिस्पोजल 120 था ना, वो 120 ही रहने दो। और ये डिस्पोजल की डेफिनेशन कितनी थी? 30। हाँ, ये 30 ही रहने दो। लेकिन बैलेंस क्लोजिंग कैसे बदलेगा? ऐसे हम कहते थे जी, बाकी सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, समझो साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन होनी है तो क्या होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। ये ट्रांसफर की एंट्री होती थी। ये ट्रांसफर की एंट्री कौन से 2 अकाउंट्स को हिट कर रही है? और दोनों पे क्या असर डाल रही है? प्लस या माइनस? दोनों में से माइनस, दोनों में से माइनस। यानी ट्रांसफर की एंट्री को लेजर्स में देखें तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रही है, अक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट कर रही है। ये तो लेजर्स है ना, दोनों में से कम ही हो रहा है ना। इसकी नेचर डेबिट है तो इसमें से कम हो रही है, इसकी नेचर क्रेडिट है इसमें से भी कम हो रही है। अगर मैं इसी ट्रांसफर की एंट्री को नोट में फिट करूं तो क्या करूंगा? दोनों सेक्शंस में माइनस करूंगा। यानी कि यहां पर अगर मैं ट्रांसफर की एंट्री फिट करूं, रिवैल्यूएशन अगर होगी तो क्या होगा? ट्रांसफर, बस सिर्फ ट्रांसफर लिख दो, पता है किस चीज की ट्रांसफर हो रही है? ट्रांसफर ऑफ, पूरी बात ही लिखनी है। ट्रांसफर पता है आपको, ट्रांसफर नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो बैलेंस पड़ा था, ये तो रहने देना, ये तो मैंने छेड़ा नहीं था, क्लोजिंग बस लेगा। जो बैलेंस पड़ा था कितना पड़ा है? इसको ट्रांसफर, सवाल के हिसाब से हो गया तो अज्यूम डेटा था तो मैं चल पड़ा ऐसे। ठीक है, तो ये जनाब 150 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से डेबिट 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 और एसेट में से क्रेडिट। ये पहली एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री पोस्ट हो गई। अब सरप्लस या लॉस की एंट्री होती है। मैंने कहा था ना रिवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज हैं, तो रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज, यानी रिवैल्यूएशन को अगर नोट में फिट करना है तो पहला चेंज आपके कल वाले सादे नोट बनाए हुए नोट में पहला चेंज क्या आया? ट्रांसफर की एंट्री ऐड हो गई। ट्रांसफर की एंट्री एक्यूमुलेशन में से माइनस होने और एसेट में से माइनस, क्योंकि आपको याद है ये एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट एलिमिनेट करते थे एक्यूमुलेशन को, तो वो भी खत्म हो रही है। और ट्रांसफर कहां करते थे उसको? एसेट में, ताकि वो कॉस्ट से बुक वैल्यू पे, तो वो भी माइनस। ये बात समझ आ रही है? एक चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या चीज आ रही है जी? या सरप्लस आएगा या लॉस आएगा। आप गौर फरमाएं मैंने किसके ऊपर सर्कल लगाया है? एसेट पर, क्योंकि ना तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे नोट में आ रहा है, टाइम पे आया करें, ना तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, बाद में सवाल आता है यहां, बड़ी अहम बात कर ली मैंने, ना तो रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे मेन नोट में आ रहा है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस के एसेट को हिट कर रहा है? नहीं, एसेट डेबिट हो रहा है, लेकिन ये वाला क्रेडिट क्या, ये एसेट अकाउंट को हिट कर रहा है क्या? ये वाला क्रेडिट एक्यूमुलेशन अकाउंट को हिट कर रहा है? नहीं। तो मेरे मेन नोट में 2 ही चीजें मैंने कहा, एसेट और अक्यूमुलेशन। तो इस एंट्री में अगर सरप्लस है तो एसेट बढ़ रहा है, और अगर लॉस है तो एसेट कम। ये दोनों अकाउंट्स तो मेरे मेन नोट में नहीं आने, एक प्रॉफिट एंड लॉस की हिट है, दूसरी सरप्लस अकाउंट की हिट। इसका मतलब पूरा रिवैल्यूएशन अगर नोट में फिट करूं तो सिर्फ 3 आइटम्स बढ़े। कल वाला नोट सादा लगा था ना, तो मसला था, तो आज वाला उससे भी सादा हो गया, क्योंकि आपको आता है। ठीक है, पूरे नोट में, मेन नोट में सिर्फ 3 चीजें ऐड हुई हैं। 3 नहीं, वैसे तो 2 चीजें ऐड हुई हैं, लेकिन आइटम्स अगर नोट में देखें तो ट्रांसफर 2 जगह नजर आया, क्योंकि ये दोनों अकाउंट्स को हिट करता था। अक्यूमुलेशन डेबिट माइनस और एसेट क्रेडिट, ये भी माइनस। ठीक है, और दूसरी एंट्री अगर सरप्लस है तो एसेट डेबिट, और अगर मैं दूसरी बात बोल भी रहा नोट के अंदर, अगर सरप्लस आया तो एसेट अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस आया तो एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये दूसरी चीज जनाब आ गई। तो ये हमारा, अच्छा मैं यहां पर लिख लिया करूंगा रिवैल्यूएशन। क्या लिखा करूंगा? देखो ना, मल्टीपल एसेट्स हैं, हो सकता है इसमें सरप्लस आया, अगला भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो उसमें लॉस आए, तो मैं रिवैल्यूएशन लिख लूंगा, जान छुड़ा लूंगा। सरप्लस होगा तो प्लस आया करेगा, लॉस होगा तो माइनस। प्लस माइनस वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सरप्लस स्लैश लॉस, टाइम बचाओ। रिवैल्यूएशन का असर क्या है? पॉजिटिव है तो सरप्लस है, नेगेटिव है तो लॉस है। ठीक है, तो अभी क्या करें? सरप्लस कर लें। कर लो जी सरप्लस। कितना सरप्लस आया? 50, कितना कोई डिफरेंस फिगर, 140 रुपए का सरप्लस आ गया। ये एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है जी, अब बैलेंसिंग जरा चेंज हो गया है, 320 820 उतना ही है, चेंज हुआ है ना, शुक्र है। चलो खैर, और इधर से डेफिसिट 70 रुपए थी, चलो ये ऐसे ही रखो,
70 में से 30 गया तो 40 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये असरात बस इधर डाल देने। रीवैल्यूएशन कितनी बनाई है मैंने एग्जांपल में 140, ठीक है। और ये कितना बन गया जी 820, और ये कितना बन गया जी 40, और ये कितना बन गया जी 700। ऐसी बस अज्यूम फिगर्स थी ना। मैं तो बेसिकली सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको, देखो लेजर्स आपको इसलिए बनवाए थे, बनाने नहीं होते, वो मांगता नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज मांगता है, वो नोट मांगता है, वो एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, वो डिस्कशन मांग लेता है। लेजर्स नहीं मांगता। वे पहले इंट्रो के अंदर लेजर्स बनवा लेता था, लेकिन बना ले तो क्या मसला है। लेकिन अगर लेजर रिक्वायर करे तो फिर लेजर के लवाजमात पूरे रखने हैं। ये मेरी बात कान खोल के सब सुन लें। अगर कभी लेजर कह देगा ना तो ये तो वर्किंग वाला लेजर होता है, जान छुड़ा रहे होते हैं। अगर लेजर रिक्वायर कर लेगा तो लेजर के लवाजमात पता है ना। डेट बेशक ऊपर हेडिंग ना दो, डेट हो, डिस्क्रिप्शन पूरी हो, ये एक्ट ना हो, एक्यूमुलेशन पूरा लिखा हो, और यहाँ पर ऊपर लिखा हो रुपीज है, रुपीज इन 1000 है। अगर ये लेजर मांगेगा तो मांगता नहीं, वर्किंग होती है, मतलब लाइनें खींची और चला ली, नीचे ऐसे टोटल करके फिर लेजर बनता है। प्रॉपर लेजर बनाना अगर रिक्वायर करे तो। खैर बात और तरफ चली गई। लेजर आपने बनाना सीखा हुआ था। लेजर के अंदर देखो, इन दो लेजर्स के अंदर रीवैल्यूएशन के असरात, ये मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ध्यान से देख लें। रीवैल्यूएशन के असरात, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज, रीवैल्यूएशन के दिन की 2 एंट्रीज, बस वो इन 2 अकाउंट्स को हिट करेंगी, ठीक है। पहली एंट्री एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, यहां पे नजर आ रही है देखो, एक्यूमुलेशन डेबिट ये आ गया, ठीक है, और एसेट क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, अगर सरप्लस आया तो एसेट बढ़ा है, जो भी क्रेडिट हुआ है वो हमारी वजह से जाए बाढ़ में। पता नहीं पहले क्या क्या पहले लॉस पड़ा है तो कुछ लॉस रिवर्स होगा, कुछ सरप्लस रिवन सरप्लस में जाएगा। पहले दफा है सरप्लस तो लॉस है तो पहले सरप्लस को देखेगा, पता नहीं क्या कुछ होता रहता है। हमें उससे क्या, हमने तो एसेट का इंपैक्ट देखना है, क्योंकि हमारे नोट के अंदर सिर्फ ये 2 अकाउंट्स को जो चीज हिट करेगी हमारे मेन नोट में वही आना है। तो अगर सरप्लस आया तो एसेट ने बढ़ना है, क्रेडिट जो मर्जी हो, लॉस आया तो एसेट ने कम होना है, डेबिट जो मर्जी हो। तो हमने वो इंपैक्ट ले लिया, हमने अज्यूम किया कि अभी फिलहाल मेरी एग्जांपल में सरप्लस है, तो ये तो पूरे नोट में सिर्फ ये चेंज आई। हाँ वो अलग बात है कि नीचे लिखा जाएगा कॉस्ट मॉडल की बजाय रीवैल्यूएशन मॉडल, वो सही है। बाकी सब नोट तो मैंने बनाने सिखाए नहीं है, ठीक है। तो ये नोट हमारा जनाब मुकम्मल हो गया। इससे बाहर इस नोट में हाँ आगे एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड आ रहा है, वो जब पढ़ेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर इधर से उधर ट्रांसफर हो तो वो एक और चीज आती है, वो आएगी। उसके अलावा इस टॉपिक के अंदर अब नोट में और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। जी क्वेश्चन बेटा। बेटा क्वेश्चन ये है कि क्या बिल्डिंग्स में से ही एक में ऐसे दूसरे में वैसे हुआ है? नहीं तो वो तो कॉलम ही अलग होगा ना बेटा। अगला वो फिर बेशक नेट कर दो, उससे फर्क अलग अलग बता तो रहे हैं, ठीक है। इसमें सरप्लस आ गया, आगे प्लांट मशीनरी था रिवैल्यू किया, उसमें लॉस आ गया, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, रिवैल्यूएशन से काम चल जाएगा। आगे नेट कर देना, कोई मसला नहीं। एक मिनट, एक और बात ज़हन में आई है, वो ये क्या बात ज़हन में आई, भूल गई। नहीं वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला। हाँ सर जी आएगी ना, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हो रही है, ये आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन जो होती है ये वो वाली है। मेरा सवाल है ना, अज्यूम किया हुआ था फिगर को, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी, पर ट्रांसफर की एंट्री नहीं आएगी मेन नोट में, क्योंकि मेन नोट में एक्यूमुलेशन और एसेट पड़े हैं, उनको हिट नहीं करना ये तो इक्विटी के अंदर मूवमेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी बेटा, बाकी सारी एंट्री उसी तरह से हो रही है। मैंने तो सिर्फ ये कहा भी पुराना नोट जो चल रहा था उसमें रिवैल्यूएशन के क्या असरात, ओके सही है। यार बात भूल गया, मुझे तकलीफ। नहीं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, हाँ याद आ गया, लेकिन आपके पूछने से याद ही आ गया कि मिसाल के तौर पे यूं है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल। तो क्या एक बिल्डिंग को रिवैल्यू किया तो कंप्यूटर, इक्विपमेंट, व्हीकल सबको रिवैल्यू करना जरूरी है? नहीं, अगर बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है तो कर लो, प्लांट मशीनरी को ना करो, लैंड को ना करो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि 10 बिल्डिंग्स है तो 2 को कर लो जिसका दिल करे और 8 को ना करो। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे बिल्डिंग्स हैं तो पूरी क्लास रिवैल्यू होगी या नहीं होगी या होगी। बिल्डिंग अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो सारी बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करना है, लेकिन बिल्डिंग्स को रिवैल्यू करने की वजह से ये नहीं कि आपको फिर प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, फर्नीचर सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4th रो में तशरीफ लाएं, 4th रो वाली जगह बना लिया करें। जी बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने कहा था देख कर आना है। वो कौन सा सवाल था, नाम बोलो उसका। हाँ नहीं वो अभी ना सोचे, वो मैंने पॉइंट छुड़वाया था ना, आप वो पॉइंट पूछे। ये इंशाल्लाह आइए सेट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी वो बात, ठीक है। टेंशन मत हुआ जी, चलें अब सवाल कर लें। अब ये देख लो भाई, ये देख लो नोट में मैक्सिमम ये चीजें आएंगी मेन नोट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा इस टॉपिक में जितना अभी तक पढ़ा है और कुछ नहीं आ सकता, ये सब कुछ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब नोट्स बनाएंगे बाद में, कोई मसला है तो पूछ लें। रिवैल्यूएशन की वजह से क्या चेंज आई, ट्रांसफर की एंट्री ऐड हो गई और सरप्लस लॉस की, मेन नोट के अंदर बस इतना सा था, ठीक है। तो सफर शुरू कहां से किया था आपने, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री से, लेकिन मंजिल ये बल्कि इससे भी आगे कभी कभी ले जाता है, वो नोट को आगे कहता है एक्सट्रैक्ट ही बना दो, वर्किंग से ही सीखेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता करते हैं ये काम। ओके कौन सी, ये तो पुराना सवाल है, ये किया हुआ सवाल है क्लास में। कौन सी बेटा करेंगे ना, जब रिवैल्यू होगा उसके बाद वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री वही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, एक्यूमुलेशन, क्रेडिट। बेटा लिखी हुई है ना डेप्रिसिएशन, ये देखो ये डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा, तो मेरे सवाल अजूम फिगर है ना, ये कौन सा कोई सवाल है। मतलब ये असल में ये तो पहले नहीं था, ये तो ट्रांसफर हुआ फिर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया मैंने सिर्फ नोट में आपको बताया ये चेंजेस आती हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होना है, ठीक है। बेटा कहने का मतलब मुझे पता है, सवाल करते हैं अभी पता लग जाएगा। आ जाए जी पेज नंबर 256 पे, रिक्वायरमेंट पढ़ें।
कहने का मतलब ये दो नीले किसने रखे हैं? ये इसमें से निकालें, एक ब्लैक और निकालो। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ये जरा पुराने तरीके से लिखी हुई है। शो द डिस्क्लोजर अंडर IS 16 इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट इन नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15। बेसिकली आजकल के जमाने में अब ये जरा नए तरीके से यूं लिखा होता है, प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है ना। बहरहाल ये नोट बनाना है। अब नोट तो बनाना है, सबसे पहले क्या करना है आपके ख्याल में? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कभी भी लेजर नहीं बनाने हमने, माफ करे अल्लाह हमें ऐसी बात। वर्किंग भी करेंगे, फॉर्मेट भी बनाएंगे। पहले सवाल को 2 दफा पढ़ेंगे। वैसे तो सवाल करते हैं पहले फॉर्मेट बनाना है, लेकिन सवाल को पढ़ें तो सही, फॉर्मेट में क्या बनाना है। वहां पे 3 एसेट्स आ रहे हो, आपने 2 के कॉलम की जगह छोड़ी हो, फिर बैठे हो मुंह उठा के, तो सवाल को 1 दफा पढ़ते हैं। फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2014, ठीक है। लैंड है, अच्छा 31 दिसंबर 14 के ये बैलेंसेज है जमाई वाले भाई, और नोट बनाना है 31 दिसंबर 15 का। तो इसका क्या मतलब है? वो पिछले साल का क्लोजिंग है जो हमारा ओपनिंग बन जाएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये बैलेंसेज हमें मिल जाएंगे। ये वाले किधर गया? ये वाले, ये हर एक एसेट के जितने एसेट्स गिवन है उनका ओपनिंग एसेट के ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। और ये लिखने के भी नंबर होते हैं, आपको बताया था। सवाल में से डेटा उठाकर लिखना शुरू करते हैं, जो ओपनिंग लिखेंगे उसके भी नंबर होंगे, ठीक है। खैर मुफ्त के नंबर होते हैं सवाल के अंदर। तो ये क्या है जनाब? 31 दिसंबर 14 पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इसको हम अपने साल का ओपनिंग भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से एसेट्स गिवन है जी? लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट मशीनरी है, फिक्सचर एंड फिटिंग है, 4 हैं, 4, ठीक है। और उसके बाद एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन को हमने क्या कहा था? ये क्या है? ये तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ लोग इसको भी पीपी के नोट में एक कॉलम में डाल देते हैं, पर मैं जो वो बच्चा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो करनी नहीं होती, कॉलम तो अलग ही पड़ा होता है ना, तो मैं इसको मेन नोट के अंदर नहीं डालता, ठीक है। मैं मेन नोट के अंदर इसको नहीं डाला करता जी, ठीक है, बल्कि इसकी मूवमेंट हम बाद में शो कर दिया करते हैं सब नोट्स के अंदर जाके। बहरहाल ये एसेट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नीचे रखो अपने पास, उठा के ले जाता हूँ, सवाल पढ़ रहे हैं ना अभी, नोट तो नहीं बना रहे। अच्छा तो भाई अभी तक तो ये पता चला कि 4 कॉलम्स बनेंगे, और चूंकि रिक्वायरमेंट में उसने नहीं कहा टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम फिर लाजमी बनाएंगे। टोटल का कॉलम मैंने कहा था एक इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि टोटल के कॉलम का ही तो एंड वाला फिगर जाना है पीपी के नोट के फेस पे, तो असल में तो जरूरी चीज है। लेकिन आजकल ना वैसे ICAP सवालों के अंदर लिख देता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। एक ये बात होगी। दूसरी बात, सवाल में लिखा हुआ है 15 के साथ के 14 का भी बनाओ, वो यूं लिखा होता है नोट प्रिपेयर करो फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। क्या लिखा होता है? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव याद रखना, अगर आप 2015 के साल में खड़े हैं तो उसका कंपैरेटिव कभी भी 16 नहीं होगा, 14 होगा। 2014 का कंपैरेटिव 15 नहीं होता, 13 होता है। 13 का कंपैरेटिव 12 होता है। ये बात समझ आई? अब दोनों चीजें हैं। पहली चीज, टोटल का कॉलम जब तक मना ना करे हमने बनाना है लाजमी, और कंपैरेटिव जब तक कहे ना हमने नहीं बनाना। ये बात समझ आई? लिख लोगे? लिख लो, मैं तो कहता हूं, ठीक है। पहली बात लिखो, ये सिर्फ एक टॉपिक है IS 8 का जिसमें कंपैरेटिव नहीं बोलेगा तो हम बनाएंगे। उसके अलावा किसी भी टॉपिक में जिस साल का कहे सिर्फ उसी साल पे रहेंगे, पिछले साल का जब तक ना कहे हमने नहीं बना के देना, ठीक है। तो लिखो पहला रूल लिखो अपने लिए कि कंपैरेटिव जब तक कंपैरेटिव ना मांगे, जब तक कंपैरेटिव ना मांगे, जब तक कंपैरेटिव ईयर ना मांगे हमने नहीं बनाना, ठीक है जी। या यूं भी लिख सकते थे कि कंपैरेटिव ईयर सिर्फ तब बनाएंगे जब सवाल रिक्वायर करे, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख। ओके। और दूसरी बात मैंने आपको सिर्फ पीपी के नोट के लिए क्या कही कि टोटल का कॉलम लाजमी बनाना है जब तक खुद मना ना कर दे। तो याद रहेंगी ये बातें, ठीक है। चले ऐसे ही बस बातें ज़हन में आ गई थी। अच्छा जी, क्या बना भी अब ज़हन में? 4 कॉलम्स तो आएंगे। CWIP को हम मेन कॉलम में नहीं रखते ना, बस पीपी के नोट, ताकि आपके ज़हन में ये रहे कि पीपी ही अभी नहीं बना। पीपी बनेगा फिर तो डेप्रिशिएट भी करते हैं ना, लैंड को नहीं करते लेकिन बाकी एसेट्स होते हैं डेप्रिशिएट, ठीक है। तो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, लैंड तो कंस्ट्रक्ट नहीं ना होता, वो तो जो है उतना ही है, अल्लाह ने जो बनाया हुआ है, लैंड कंस्ट्रक्टर। तो बिल्डिंग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये 4 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। और टोटल का 5वां कॉलम ये हमने प्लान कर लिया अपने नोट के लिए, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ना जरूरी है, पता तो होगा कितने कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद इन द ईयर 31 दिसंबर 15, अब ये इस साल की आगे डिटेल दे रहा है, वो तो ओपनिंग थे ना, ठीक है। फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 वाज इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये CWIP का एडिशन है, कल ये तो फनकारी लगाई थी। ये जो मैंने कहा था कि ये वाला साल असल में था 91 ओपनिंग गिवन था सवाल में। ओ भाई ये 91 क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन की ओपनिंग कॉस्ट है CWIP की। ये यहां से मैंने ऊपर तो सारी कहानी ऐसी मैंने अज्यूम फिगर्स थी, असल में तो सवाल में डेटा सिर्फ ये दिया हुआ है। 91 ओपनिंग था, इस साल में मजीद 53 की कॉस्ट इस पर इनकर हुई, तो उसकी एंट्री CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। एक बिल्डिंग 100 रुपए की कॉस्ट वाली ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुई, अपना कंप्लीट हुई, तो वो क्रेडिट करके बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दी और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल ली। तो ये पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको फनकारी लगाई थी और
करवा दी, जरा पढ़ें इसको, समझ आती है? किसी ने कल छुट्टी की हो? हाँ मजे लग गई, वेव स्केल करो, ये अब देखो छुट्टी के मजे लो जी, आप असल मजे हैं इनकी छुट्टी के। जल्दी से देखें एडजस्टमेंट, पढ़ें इसको और देखें जो हमने कल काम किया था, बात की थी, समझ में आती है? ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग 91 है, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर फर्दर कॉस्ट इनकर हुई है बिल्डिंग पर, और एक बिल्डिंग 100 रुपए की कंप्लीट होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो ओपनिंग 91, 53 ऐड 100 माइनस और क्लोजिंग CWIP आ गया, ठीक है? ओके, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। A deposit of 20,000 is paid for a new computer system which is undelivered at the year end। हाँ जी, इसका क्या करें? एडिशन है, एडिशन? ये एडिशन नहीं है, ये एडिशन नहीं है। आपने इंट्रो पढ़ी हुई है, इसका मतलब लगता है आपने इंट्रो पढ़ी हुई है। एडवांस फॉर कंप्यूटर की एंट्री होती है एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। जब तक एसेट आ नहीं जाता तब तक ये एडवांस है आपका, और नॉर्मली ये करंट एसेट ही होता है, 1-2 महीने में आ ही जाएगा अगले साल। इस साल में अनडिलीवर्ड है ना, तो ये भी पीपीई के अंदर नहीं आएगा। पीपीई में क्या आएगा? पीपीई में क्या आएगा? पीपीई के नोट में क्या आएगा? एसेट और एक्यूमुलेशन। एसेट मतलब पीपीई का अकाउंट और उसकी एक्यूमुलेशन का अकाउंट। क्या इसमें से कोई चीज हिट कर रही है उसे? एडवांस तो बेटा, एडवांस तो एक करंट एसेट है, ये एसेट तो है, लेकिन ये एसेट कौन सा एसेट है? राइट टू रिसीव एन एसेट इन फ्यूचर, राइट टू रिसीव एन एसेट इन, तो अभी ये पीपीई नहीं है, ठीक है? तो ये भी आप इग्नोर करेंगे। एडिशन टू प्लांट आर, सिंपल सवाल है क्योंकि पहला सवाल है नोट का, इसलिए बिल्कुल सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी ज्यादा नहीं है, सिर्फ सवाल में इसको हमने संभालना देखना और देखना सवाल में नोट में कैसे प्रेजेंट करना, जैसे भाई को सवाल आ गया था, डेफिनेशन की एंट्री नहीं करेंगे, और मैंने अज्यूम डाटा लिया हुआ, ठीक है जी। एडिशन टू प्लांट इज 154, प्लांट में एडिशन आ गया, सिंपल। एडिशन टू फिक्सचर एक्स, इसको छोड़ो, ये फिर बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये क्या है ये फिर बाद में मैं छोड़ दूंगा, यहाँ से ब्लैक हटाकर, ठीक है? आप देख लेना। फिलहाल एडिशन टू फिक्सचर आर ₹40,000, फिक्सचर फर्नीचर फिक्सचर में एडिशन आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड। एक प्लांट बिका है, उसकी ये कॉस्ट है, ये डेप्शन ब्रॉड फॉरवर्ड यानी एक्यूमुलेटेड डेप्शन। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? ओपनिंग, मैं यूं कह देता हूं, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अच्छा, और ये क्या है जी? सेल प्रोसीड्स। 2 एसेट्स बिके हैं, ये इनका डिस्पोजल आ रहा है, ठीक है? अच्छा, उससे आगे बाद में पढ़ते हैं। एक बात थोड़ी सी यहाँ पे काबिल गौर है, एडिशंस 2 आ रहे हैं और डिस्पोजल्स भी 2 आ रहे हैं, लेकिन एक मसला भी आ रहा है। एडिशन किस दिन हुआ नहीं बताया, डिस्पोजल किस दिन हुआ नहीं बताया। इंट्रो पढ़ के आने वाले मोज़ेज़ मेहमान शायद ये सुन के पढ़ के आए हों, जिन्होंने नहीं पढ़ा या सुना उनको मैं आज सुना दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जिन्होंने पढ़ा सुना हुआ है, कम से कम वो थोड़ा मुझे एतमाद दे दें कि हाँ उन्होंने पढ़ा सुना हुआ है। अगर सवाल के अंदर एसिड की एडिशन हो और डेट ना पता हो तो क्या अज्यूम करते हैं? किस किस को ये पता है साल का पहला दिन अज्यूम करना है? कोई बात नहीं, बाकियों को मैं अब बता रहा हूँ। अगर सवाल के अंदर, और ये सारी अकाउंटिंग के लिए रूल है, ये नहीं कि आज मैंने सवाल में गोली कराने के लिए ये कर देनी है बात और कल दूसरी नहीं। जो अजम्पशन, जो रूल बनाया जाता है वो फिर सारी अकाउंटिंग के लिए, ठीक है? जो इसीलिए आपको जिन बच्चों ने पढ़ा तो इंट्रो में उस्तादों ने पढ़ाया था, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, तो वो इंट्रो वाला असूल भी अभी चलेगा और आगे भी चलेगा। जो असूल है वो तो असूल है, ठीक है? अगर सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन नहीं गिवन तो क्या अज्यूम करना है? साल का पहला दिन। अच्छा, और अगर सवाल में डेट ऑफ डिस्पोजल ना गिवन हो तो साल का आखिरी दिन। आप लोग बिल्कुल गलत हैं। दोनों ही केसेस में आपने साल का पहला दिन अज्यूम करना होता है। पहले ये लिख ले, फिर समझाता भी हूं, ठीक है? तो ये आप यहां पर लिखें, एडिशन 2 हैं और एक डिस्पोजल भी है, लेकिन मसला क्या है? इनकी डेट गिवन। तो आप लिखें, अगर सवाल में डेट ऑफ डीओपी लिखना, टाइम बचेगा। अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल ना गिवन हो तो हमेशा साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। ये हमेशा लिखा है मैंने। अब ये ना कहना सर अगर फलां डेट लिखी हो, मैंने ऊपर क्या लिखा है? अगर ना गिवन हो तो गिवन हो, फिर तो वही बात है। इसका मतलब क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस बात की? कभी सोचें जरा थोड़ा सा। तो एडिशन की डेट गिवन नहीं है, असल मसला क्या है? डेट का मसला क्या है? हमें साल में आ गया बस, ठीक है। मसला क्या है? तो डेप्रिसिएशन का मसला है ना, जिस दिन से आएगा उस दिन से डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे और जिस दिन चला जाएगा उस दिन डेप्रिसिएशन रोकनी है, तो डेट तो जरूरी है। अब सवाल में अगर डेट गिवन नहीं है तो फिर साल का पहला दिन अज्यूम करने से क्या असर पड़ेगा? एडिशन है तो पूरा साल डेप्रिशिएट कर देंगे और डिस्पोजल है तो एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है? ये सिग्निफिकेंस होगी इस जुमले की। लेकिन ये असूल हमेशा से रहे। आपका शुरू से ये बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि शायद डिस्पोजल होता नहीं है एडिशन की, फिर बच्चों को पता था। इंट्रो में डिस्पोजल नहीं ना होता, एडिशन फिर भी पता था बच्चों को किसी न किसी हद तक, कहीं ना कहीं उन्होंने सुना पड़ा उस्तादों से, ठीक है? कि अगर डेट ऑफ एडिशन ना गिवन साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं, चलो डिस्पोजल मेरे पास आके पढ़ा ना तो रूल पूरा कर ले। लिख लिया सबने? अगर सवाल में किसने नहीं लिखा उसका साथ वाला हाथ खड़ा करके बताए। क्यों नहीं लिखा तुमने? हैं? अगली बार लिखोगे क्या? हाँ, अगली बार लिखोगे जी। सब बच्चे इसको लिख लें, लिखा हुआ अच्छा होता है, वक्त जरूरत सनद रहता है और काम आता है। मैंने भी लिख लिया है, ठीक है? मैंने भी लिख लिया ताकि आप लोगों को मैं मुकरने ना लूं। जी बेटा याद रहेगा, ये बड़ा ही अहम पॉइंट था। अच्छा वैसे ही जरा अभी सवाल तो शुरू नहीं किया, अभी पढ़ी जा रहे हैं सवाल को। तो अब मेरे सवाल पे क्या असर होगा इसका? मेरे सवाल में तो जिंदगी आसान होगी मेरी। एडिशन तो चलो डिप्रिसिएशन के लिए साल का पहला दिन ले लिया ना, इतने भी मौजा लग गई हैं जी। क्यों? हमें एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालनी होती है, अवेलेबल, और हमें एक्विजिशन अकाउंट में से एसेट की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेशन चाहिए होती है। ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है? ओपनिंग मतलब क्या? साल के पहले दिन इतनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी थी ना। ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी है?
और हम कह रहे हैं इसी दिन एसिड क्या हुआ है, बिक गया है, वेव्स लग गई, चिल करें, ठीक है, और सही है, और काम सुकून से कर लेंगे। वैसे बाय द वे मुझे एक बात तो बताएं, जर्नल एंट्री में तो चलो आपको गेन लॉस निकालना है, सेल प्रोसीड्स लिखनी है, जो हम आज नोट बना रहे हैं मुझे बताओ उसमें सेल प्रोसीड्स कहां हिट करेगी? क्यों? एक मिनट कितने नस के पाई तुसी जी, इधर देखें, जर्नल एंट्री क्या होती है डिस्पोजल की? एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एसिड क्रेडिट। अब देखो 277 रुपए का एसिड गया, मैं वैसे लिख रहा हूं, ये करना कोई नहीं, जब कहेंगे तो कर भी लेंगे। 195 इसकी एक्यूमुलेशन थी डेट ऑफ सेल तक, सही है, कितने का बिका? क्या आता है, गेन आता है, लॉस आता है? चेक कर लो, सही से फिगर्स लिखी हुई हैं प्रॉपर, गेन है लॉस है? लॉस आ गया, गेन आ गया माशाल्लाह से, ये जुबानी भी हो जाता है यार। 4 का लॉस है, मैं खुद ही कर लिया करूं अगर ऐसे काम मैंने करने होते। ये सही नहीं बताया आपने, सही है, बैलेंसिंग है, लॉस वाले निकल जाएं जंगलों में। अच्छा मुझे बताएं, जर्नल एंट्री तो ये पूरी है, लेकिन मैं इस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, समझे? डायरेक्ट होना शुरू हो गए अब, हम सीधी बातें करने लगे हैं। मुझे बताओ हम बनाने क्या निकले? मेन नोट के अंदर कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं? एसेट और एक्यूमुलेशन। इसका मतलब बाकी दोनों चीजें की मुझे जरूरत ही नहीं थी इस नोट की हद तक, मुझे तो सिर्फ ये येलोज चाहिए, येलोज। तो अगली कहानी की भी जरूरत नहीं है नोट बनाने की, कितनी जिंदगी आसान होगी, ठीक है? अगर उसने नोट मांगा है तो गेन लॉस नहीं निकालना मैंने। हाँ, FAR 2 में जाके जब आप यही नोट बनाएंगे ना, तो वहां पे चूंकि कंपनीज एक्ट के भी डिस्क्लोजर देने होते हैं, तो कंपनीज एक्ट कहता है डिटेल ऑफ डिस्पोजल जो करो ना, एक खास थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर अमाउंट का हो, तो आपने उसके बारे में चंद बातें बतानी है, जहां पे गेन लॉस भी बताना होता है। तो वहां पे जाके फिर ये पूरी बात सब नोट्स में, मेन नोट में फिर भी नहीं। मेन नोट क्या है? मेन पीपी का नोट क्या है? एसेट और एक्यूमुलेटेड डेब्ट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। इससे बाहर को तीसरी चीज है ही नहीं उसमें। तो ये नजर आ रहा है आपको, ये मैं जो भी नोट बना के आया हूं ना जी, इसमें ये ऑलरेडी नजर आ रहा है, एसेट अकाउंट क्रेडिट और एक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट। ये बस 2 चीजें हैं डिस्पोजल की, ठीक है? तो ये 2 फिगर्स आपने ढूंढनी होती हैं, वो सवाल में ही गिवन थी। आसान सवाल है, सिर्फ प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं मैं आज, ठीक है? बात समझ आई है? जिंदगी आसान होती जा रही है, उल्टा मुश्किलें गुजरती जा रही हैं, लेकिन लोग पता नहीं नोट को क्यों मुश्किल समझते हैं। हालांकि नोट तो कुछ भी नहीं, नोट तो कुछ भी नहीं। अब जिन्होंने पहले मेहनत नहीं की, कभी एक छुट्टी करके आ जाते हैं, कभी 2 छुट्टियां कर ली, कभी शुरू वाले 2 दिन मिस कर दी, कभी डिस्पोजल की क्लास मिस की हुई थी। अब वही चीजें आती हैं, डिस्पोजल आएगा, एक्सचेंज आएगा, एस्टीमेट चेंज आएगा, कॉस्ट डिटरमिन होने, कॉस्ट ऐड होकर चीजें ऐड होकर कॉस्ट बनेगी, वही चीजें बस। फिर आगे स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे, वो ऐड होते जाएंगे। आप छुट्टियां करते जाएं, आपके मसाइल ऐड होते जाएंगे, ठीक है? छुट्टियां नहीं करेंगे तो मसला है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं मसला। देखो ना, मैं गप्पे लगा रहा हूं और मैंने नोट बना देना इंशाल्लाह आधे घंटे में। और आपका फेवरेट काम, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 15, स्टार्ट ऑफ द ईयर। जहां से हमने स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन को, सवाल में रिवैल्यूएशन सवाल में इधर ही आ रहा है, ठीक है? ₹2 1500। अच्छा, अब लैंड और बिल्डिंग 1500 पे ले गए हैं, इकट्ठा ही बता रहे हैं, ऑफ विच लैंड इज 900। हम इधर आए, हमने कहा शुक्र है ये अलग अलग पड़े हुए हैं, लैंड अलग से, कॉस्ट इसकी इतनी थी और ये 900 पे चला गया। बिल्डिंग अलग है, लेकिन उसके साथ डेप्शन भी होती है, पता है ना, लैंड डेप्शन होती है, और ये फिर बाकी का बैलेंसिंग आएगा ना। 1500 बताया था टोटल उन्होंने, तो 1500 में से फिर 600 बैलेंसिंग आ गया बिल्डिंग का। टोटल रीवैल्यूड अमाउंट क्या बताई उन्होंने? 1500, जिसमें से 900 लैंड था, तो बाकी क्या प्लांट है? व्हीकल कर लें, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हुए, जिसमें से लैंड 900 है, तो फिर बाकी 600 की है बिल्डिंग ही होगी ना। कॉमन सेंस, नॉनसेंस नहीं। The revaluation was performed by Messrs Jackson and Company Chartered Surveyors on the basis of existing use value of the open market। एक कोई हमें वाली लाइनें लिखनी होती है एज इट इज उठाकर, ठीक है? जब सब नोट्स बनाएंगे, मेन नोट में इसकी भी कोई जगह नहीं, ठीक है? The useful economic life of, 2 ही लिख देती हैं, चलो। बिल्डिंग इज अनचेंज, इसका मतलब बताए कोई? हाँ, जो असल वाली थी, ठीक है, वो अब देखो रेजुअल वैल्यू नहीं है, रेजुअल वैल्यू सवाल में गिवन है बिल्डिंग की नहीं है ना, तो सिंपल वाला फॉर्मूला भी चल रहा है, वो वाली चीज मिस की हुई है मैंने, ठीक है ना? तो यहां से आप 2% का मतलब क्या है? अगर मैंने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो नहीं, 2 ईयर्स, भाई कह रहे हैं 2 ईयर्स, भाई को जरा होश में लाओ, इसको हल्की सी चूंटी काटो, 7 वाले चूंटी काटो, काटी है नहीं? काटो, हाँ जोर से, थोड़ी सी जोर। कहता है 2 ईयर्स, मैंने कहा उसको, जिसका मतलब मैं इसको, तो मुझे चूंटी काट रहे हो तुम, अगर तुमने उसको कुछ कहा तो। जी मेरे बच्चों, ये 50 साल हैं, 50 साल और 2 साल में कोई 19-20 का फर्क है। ओरिजिनल लाइफ 50 साल अनचेंज्ड है, ठीक है, और हमें रिमेनिंग लाइफ निकालनी होगी। वो कहता है बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर द, ओके, यानी फिर आज अगर 50 साल ओरिजिनल लाइफ थी और रीवैल्यूएशन के दिन खड़े हैं, 10 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग क्या है? 40। काम वही है, बस थोड़ी अंग्रेजी है, थोड़ा नर्व्स को कंट्रोल रखने की बात है, सब कुछ आपको आता है। उन छोटे छोटे 1.5 2 लाइन के सवाल को इजी नहीं लेना आपने, वो बड़े कमाल के सवाल थे। देखो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट उतनी सी है ना, ये रिवैल्यूएशन पड़ी है, इतना ही सवाल होता था आपका, अब फिट करना है बस, ये कमाल है। इसलिए मैं बिल्कुल डेड स्लो चल रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम पड़ा है, संडेज भी हमारे पास होते हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो लगाते नहीं हैं हम, समझना जरूरी है, बस छुट्टी आपने नहीं करनी। आगे प्लांट है, पौधा है, फिक्सचर है, बस सवाल तो खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट द ईयर एंड एट फॉलोइंग रेट्स। बिल्डिंग 2% सीधी लकीर, प्लांट 20% सीधी लकीर और फिक्सचर 25% टेढ़ी लकीर, ठीक है? इतना सा सवाल है। असल में सवाल में इस चीज ने गड़बड़ करनी थी, ये नहीं थी, इसको हमने गेम डाल दी थी कल ही, ठीक है? आपने कल छुट्टी कर ली, और अब ये सवाल है,
ये हम है और ये नोट बन जाना है अभी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है मैंने रैप्टा गाना है अभी। अच्छा सुने पहला सफा मेन नोट के लिए छोड़ा करेंगे, दूसरा सफा सब नोट्स के लिए। आज मैं सब नोट्स ना बनवाऊं, लेकिन आपने जगह छोड़नी है, दोबारा सवाल तो नहीं ना करेंगे। और सब नोट्स जो छोटी मोटी बातें हैं कल को जब करवाऊंगा तो अलग जगह तो नहीं कर सकते, इसलिए पहले सफे पे आपने नोट की मेन बॉडी बनानी है, दूसरा सफा आपने खाली छोड़ना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका दिमाग खाली है बिल्कुल वैसे वो सफा खाली होना चाहिए। तीसरे सफे पे हेडिंग देंगे वर्किंग और उससे आगे वर्किंग शुरू कर देंगे, ठीक है, सही है। अब नोट मैं तो बनाऊंगा, आप बना ही लेंगे, ठीक है ना, आप तो नोट कर ही लेंगे। लेकिन आप जरा मुझे बताएं अगर नोट बनाएंगे तो फॉर्मेट में क्या लिखना है आपने? कंपनी का नाम, नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, फिर नोट का नाम, उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उसमें क्या आएगा? ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल। बस देख लिया मैंने अभी रिवाइजन समझा के आया हूं। आपका नोट चुप करें आप। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन और क्लोजिंग, जो तरतीब मर्जी लग, ओपनिंग एडिशन पहले लिख लें, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन पहले लिख लें, मुझे उससे तरतीब की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अक्यूमुलेट एक्शन में ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। यहां पे मैंने कहा है कि ओपनिंग के बाद क्या हो? ट्रांसफर। इसके पीछे ना वैसे ये भी स्टैंडर्ड ने कोई नहीं कहा, पाबंदी यहां भी नहीं है, पर मेरी तरफ से टिप है, मेरी तरफ से एक मशवरा है, एक नसीहत है। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर रिवैल्यूएशन शुरू में हो तो ओपनिंग के बाद सबसे पहले ट्रांसफर लिख लेना, जब एंड पे होगी सवाल में फिर देख लेंगे। फिलहाल मैंने क्या बोला, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो फॉर्मेट में ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखना, इससे आपको फायदा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है, आसानी हो जाएगी। बाकी जो ना माने उसकी अपनी मर्जी है, मैंने इसको पाबंद तो नहीं किया हुआ, पर पास होने वाले बच्चे बात मान लेते हैं, उनको फायदा होता है, ठीक है। आप देख लें कौन से वाले हैं। अच्छा तो नोट बनाने लगा हूं जी मैं, आप भी साथ साथ बना लें, बल्कि आपने ही बनाना है मेरे ख्याल में, तो आप बगैर देखे बनाए नोट को, ठीक है। देखें इधर देखें, वो आपको प्लान आपने किया हुआ ना कि आपने 4 कॉलम्स छोड़ने हैं, 3 एसेट्स नहीं 4 एसेट्स हैं तो 5 कॉलम्स छोड़ने हैं आपने, ठीक है। तो फिर सिर्फ इस साइड पे आपने पेज की ये सारी अंग्रेजी लिख लेनी है, आगे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और ये मैक्सिमम नोट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अनलेस के आईएएस 40 पढ़े और ट्रांसफर इन आउट भी देखना पड़े हमें कभी, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आना, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इधर जी ऐसे करके बना सकते हैं, मैं बोर्ड ऐसे कर नहीं, मेरा तो बोर्ड ही ऐसे जी। आप लैंडस्केप में अगर चाहें तो बना सकते हैं, पेपर में भी बना सकते हैं, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि कोशिश करें। आई के वैसे आप जो सवाल दे रहा है ना उसके अंदर कभी कभी जाती ये करता है, वो कंपैरेटिव भी आ जाता है, तो वो एक पेज पे नहीं आता, तो वो 2 पेजों पे जाना पड़ता है आपको, लेकिन नॉर्मली वो 2 को एसेट्स या मैक्सिमम 3 पे जा रहा है, बन जाता है, कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। और ये ना हो कैसे कर रहे हो तो फिर यहाँ पे जाके फिर सफा खत्म हो जाए, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है। पाबंदी कोई नहीं है, आप लैंडस्केप में सवाल कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। हाँ खुले खिला करें। यूं करते हैं, टॉप के ऊपर जो 3 चीजें लिखनी है ना वो मैं इधर लिख रहा हूँ, मेरे पास ऊपर जगह नहीं, मैंने अगर यहाँ तक अगर वो नाम लिख दिया तो फिर मेरा नोट पूरा नहीं होना, ओके ठीक है। तो आप तो तरतीब से लिखना शुरू करें। नाम है जनाब फैम, नोट्स टू द, ये कल मैंने ऊपर लिखा था ऐसे ही है ना, ये पूरा लिखना है आपने, एफएस नहीं लिखना, मेरा पेपर तो पास है मैं तो लिख सकता हूँ, आपका पेपर भी पास नहीं है, आपने पूरा लिखना है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताइए लिखी ना तू पूरा। चलो टेस्ट तो आएगा ना, टेस्ट में जिसने लिखा हुआ मैंने उसको फिर पक्का फेल करके सारी क्लास में बेइज्जत नहीं करना है जिसने एफएस लिखा हो। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है, एफवाई नहीं लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये टॉप की 3 लाइनें आ गई थी, ये टॉप की 3 लाइनें आ गई, उससे आगे मैं आप अपना नोट शुरू कर रहा हूं। कोई नंबर लगा दें आप, कोई रैंडम नंबर। ये नंबर क्या होते हैं थोड़ा सा बता दूंगा किसी वक्त, कोई नंबर लगा सकते हैं आप। असल में वो रेफर कर रहे होते हैं ना नोट के, बैलेंस शीट के फेस पे जो पीपीई की फिगर नजर आ रही है जैसे कल बताया था, तो वो पीपीई की फिगर नोट्स में पड़ी होगी, तो क्या पता आपने कैपिटल वाली साइड से बैलेंस शीट बनानी शुरू किया है या एसेट साइड से, मर्जी है ना। फिर क्या पता पहले आपने पीएनएल बनाया या बैलेंस शीट बनाई है, तो बहुत सारी फिगर्स रेफर करने के लिए नोट्स चलते इसकी बारी जो आई होगी वो नंबर लगा पड़ा होगा। तो कोई रैंडम नंबर आप लगा सकते हैं, 1 नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी यार वैसे थोड़ी कोशिश करके आज नाम ऊपर ही ना लिख लूं। डस्टर छुपा लिया ना आप लोगों ने, छुपा लिया ना डस्टर आप लोगों ने इधर। वैसे थोड़ा तंग में हो जाऊंगा लेकिन चलो खैर मैं छोटा करके लिखता हूं आपको, ठीक है। फैम और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और थोड़ी सी अब यहाँ पे मैं 2 नंबर लगा रहा हूँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। आपने ऐसे ही लिखना है 3 लाइनों में, ओके। चलो जी, अब नोट का नाम आ गया जी, नोट नंबर 5, 6, 7 वट एवर। प्रॉपर्टी, ये ना कहना नजर नहीं आ रहा, बस ये गुजारा कर लो क्योंकि मेन चीजें नजर आनी चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ परसों से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसका नाम है तो लिख लें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। ये जनाब आपके नोट का नाम है, ठीक है जी। अब इस नोट में क्या 2 चीजें आनी है, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एसेट अकाउंट आपने देखा था, अगर कोई आगे चार एसेट्स पड़े हैं सवाल में, कोई कॉस्ट मॉडल पे है, कोई रिवैल्यूएशन, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग रिवैल्यूएशन पे और बाकी कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है ना। तो फिर जो एसेट कॉस्ट मॉडल पे है उनका एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा होगा, जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है उनका एसेट अकाउंट रिवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा होगा। तो या कॉस्ट स्लैश रिवैल्यूड अमाउंट लिख लिया करें, लेकिन ज्यादा बेहतर स्टैंडर्ड वाला लफ्ज है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लिया करें, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पहले दिन है, बाकी कल परसों से अगले नोट्स में तो मैं
यहां पे लिखा करूंगा ग्रॉस सीए, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जी। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल पहले लिखना चाहोगे? चलो पहले लिख लो, क्योंकि देखो इसमें कोई तरतीब नहीं है, बस जो आपने फिगर निकालनी है वो लिख देना, ठीक है। ओपनिंग, एडिशन, या पहले रिवाइजन लिखनी है? पहले एडिशन लिखो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशन, मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा, आपको पता ही एडिशन में ऐड ही होने, उसके बाद डिस्पोजल्स ये, उसके बाद ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन, ये जनाब आपकी रीवैल्यूएशन की 2 नई आइटम्स आई थी, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी। देन जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, पूरा लिखना है डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हेडिंग जरा मैं थोड़ी चुनी चुनी कर रहा हूं, नजर आ रहा है भाई? लिटमस पेपर किधर गया मेरा भाई? नजर आ रहा है कोने पे? सही नजर आ रहा है, कमाल बेटा। इधर आप ही बता दो, गुजारा हो रहा है? ये ग्लासेस वाले बच्चे ने इतने पीछे बैठा करें, ठीक है ना? हाँ ये आगे आ जाएगा। एसी को 26 पे कर दें जी, 25 पे करें एक दफा पहले, शायद ठंड ना लगे, पसीना आया था जी। ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा आप सवाल पे नजर मार के आए हैं, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्शन एक्सपेंस फॉर, इससे फायदा होगा आपको। ईयर एंड पे जाएगी तो पहले डेप्शन लिखा करेंगे फिर ट्रांसफर, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पर ना एक छोटा सा तारा लगा के आपने लिख लेना है अपने पास कि अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो हम ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन लिखा करेंगे, ठीक है? लिख लें, लिख लें। पास होने वालों ने लिख लिया, पास होने वाले लिख रहे हैं, वही पहले वाले में भी आ गया, बाद वाले भी आ गए जी। बेटा अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो ये कोई रूल नहीं है भाई, ये कोई स्टैंडर्ड की कोई गाइडेंस नहीं, अकाउंटिंग का रूल नहीं है, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक आपको टिप है आसानी के लिए, बस आपकी सहूलत के लिए जी। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो पहले ट्रांसफर और फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ओके? ओपनिंग के बाद ट्रांसफर पहले लिख लें जी, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, फिर अगर कोई डिस्पोजल है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती होती है, और फिर आ जाएगा जनाब आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग जब नेट करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे 3 चीजें आनी है, मैं इंशाल्लाह फिट कर ही लूंगा, गुजारा कर लेंगे, ठीक है? ना डिस्पोजल भी है, और नाम लिखवाओ मुझसे ऊपर, तुम लोग रश पड़ गया इधर। क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं वो तो कर ही लेंगे ना, मैंने नीचे 3 चीजें लिखनी है, लिख लेंगे इंशाल्लाह, और ये बुक वैल्यू आ जाएगी और कहानी खत्म। इतना नोट बना लिया सबने? सवाल पहले पढ़ने का ये फायदा है, मुझे पता है कि मैंने कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो 4 कॉलम्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और 5वां कॉलम टोटल का, ठीक है? अब इधर लिखना शुरू कर देंगे हम। लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी आप पूरा लिख लें, मैं P&M लिख लूं, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पूरा लिखिएगा प्लीज, F&F लिख लिया मैंने, ठीक है? फिगर्स काबू आ ही जाएंगी, थोड़ा सा और खुला कर देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अच्छा जी, अब क्या क्या चीजें लिखी देखो, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड अगली लाइन में आप लिखा होगा, लेकिन रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ अभी तक नहीं लिखा। तो सवाल में जरा चाती मारी हमने, चाती, तो हमें चाती में नजर आया कि रुपीज इन 1000 सारा डेटा चल रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर रुपीज इन 1000 ही सवाल को कर लेना चाहिए, यही मुनासिब है, ठीक है? अच्छा सॉरी, व्हाट अबाउट टोटल? टोटल का कॉलम ये तो घर भी आप बनाते होते हैं, होमवर्क होता है आपका, तो ये जनाब ऐसे करके एक ही बार यहाँ पे लिख देंगे, रुपीज इन 1000, ठीक है जी? और ये जान चला देंगे ऐसे करके, बार बार नहीं लिखते हैं, पर लिखना जरूरी है। अब 5 चीजें पूरी होगी, किसी बड़े भाई ने कहा हुआ ये 5 चीजें लिखने का, आइस 1, ठीक है? 1 5 स्टेटमेंट। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम बताओ, रिपोर्ट का नाम बताओ, रिपोर्टिंग करेंसी बताओ, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है? कोई एक चीज बीच में रह भी गई मुझसे, रिपोर्टिंग पीरियड बताओ, ठीक है? चलें जी, नोट आपका तैयार है, अब आप सवाल पढ़ें और ओपनिंग लिखें। मैं जरा एक मुश्किल मरहले से गुजर लूं, मेरे लिए सबसे मुश्किल मरहला है ये। नहीं लेना ला लिए, डिब्बा आप लगाएं, बस डिब्बा समझ आ गया आपको, डिब्बा इसलिए लगवाता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, अलग अलग, ठीक है ना? चलें आप लोग ओपनिंग लिखें, आपको क्या है? आपका तो मुश्किल आप लाइनें लगी हुई, आपके रजिस्टर में तो लाइनें लगी हुई हैं। स्केल होना चाहिए ना, होता भी है, स्केल होता भी है बेटा, वो वाला नहीं चलेगा काम से। पैमाना, पैमाना कहते हैं उसको, पैमाना तो वेट स्केल को कहते हैं। अच्छा वो भी पैमाना होता है? चलो
चलो वाह, हो गया, काम हो गया, नोट बन गया जी, बन गया। वापस तो मुझे मेरा मसला खत्म हो गया। हाँ जी, मुफ्त के नंबर तो ले ही लिए होंगे आप लोगों ने, मुफ्त नंबर तो ले चुके होंगे आप लोग जी। क्या नहीं बेटा, आपने मुफ्त के नंबर ले लिए ना, मैंने इसलिए कहा कि बस आज डिब्बे बनाना छोड़ दो। आपको तो जरूरत ही नहीं थी, बस आपके दिमाग में बिठाना था ना, दो अलग अलग चीजें, अलग अलग डिब्बे हैं, बस अब छोड़ो, क्या डिब्बे बनाने, डिब्बे तो बस आपकी कहोगे तो एंड पे बना दूंगा, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, बस ये मेरे लिए तो यही मुश्किल काम होता है और आपके लिए भी यही मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आपने इसमें ये लाइनें भी नहीं लगानी होती, सुकून ये आपको। ठीक है, अब सबसे आगे सबसे ऊपर पीक विन सुपर्स ओपनिंग बैलेंस है, ये कॉस्ट है, शायद पहली बार रिवैल्यूएशन हो रही है ना, आगे चलेंगे ना थोड़ा और बड़े होंगे, आईकैप के सवाल अब ऐसे भी आ रहे हैं कि पहले से रिवैल्यूएशन हुई होती है और दरमियान में खड़े होते हैं, तैयारियां उनकी कर रहे होते थे वो वर्किंग के साथ, जो हम लड़ाइयां कर रहे होते थे। ठीक है ना, एनीवेज ओपनिंग कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, लेकिन ये 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग है, इन्होंने जरा कमी की हुई है, अक्यूमुलेशन लिखना चाहिए था पूरा लफ्ज। ठीक है, बहरहाल ये देखो ना, नेट बुक वैल्यू इन दोनों को माइनस करके आ रही है। ओके, तो ये क्या है जी, आपकी ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन दोनों को नेट करके बुक वैल्यू आ रही है। तो ये मुफ्त के नंबर है जी, 500, 400, 1613 और अगला नहीं आना, कुछ रह गया, 500, 400, हाँ 390 आना और ये 91 नहीं आना जी। इधर देखो, लैंड 500, बिल्डिंग्स 400, प्लांट एंड मशीनरी 1613, 390 टोटल आप घर जाके करना। ठीक है, कर जरूर लेना। अब ये मुफ्त के नंबर हैं, आपको यहां पर ये फिगर्स प्लेस करने के नंबर मिल चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगला मुफ्ता कौन सा लगाएंगे ना, ओपनिंग एक्यूमुलेशन का भी मुफ्ता लगा लें। ओ यार, लैंड की डेप्शन ओपनिंग नहीं आ रही, अच्छा नहीं करते, अच्छा ठीक है, तो 0, 80, 458 और 140 सिर्फ लाइफ की डेप्शन नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन उसको तो हम नोट में लाए नहीं, तो बोलो जी, ओपनिंग 0 to 3, 400 आपके नंबर से 20 ज्यादा, 420 से 20 ज्यादा जी, और 140। जरा मुझे एंड वाले बच्चे बता दें, नजर आ रही है फिगर्स, ये 440 है ना, 458 यानी आपके नंबर से काफी सारे ज्यादा, 458। अब ठीक है, एंड वालों नजर आ रहे हैं, आखिरी दोनों लाइनें मुझे बता दी करें दस, बाकी कार्य नजर नहीं आ रहा है तो चेक करो। नहीं, अगर किसी को हो साइट का मसला, आई साइट का मसला, तो मुझे बता दिया करें, मैं सेटिंग बना दूंगा, कंडक्टर हूं, सेटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, सीट बना लेंगे। चलें आगे, टोटल आप कर रहे होंगे कॉलम, इधर देखें जी, इधर देखें जी, इधर देखें जी, ये गया, इतना सा काम है। तो बुक वैल्यू कहां लिखूं बेटा, बता दें, बुक वैल्यू कहां है, वो तो मैंने क्लोजिंग बुक वैल्यू लिखनी है, ओपनिंग बुक वैल्यू मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कंपैरेटिव उसने मांगा नहीं। ओके, तो बुक वैल्यू ऐसे ही दी, कहीं जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, कहीं जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर में चाहिए होती थी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, हो सकता है यहाँ से कोई वो मिल जाए तो मिल जाए, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, नहीं शायद आपको नहीं बताया, सीएम में बात की थी, आपको भी बता रहा हूँ, आईके सवालों के अंदर बहुत एक्स्ट्रा डाटा भी दिया होता है। बच्चे क्या करते हैं, ठीक है ना, बच्चे मतलब की चीज लिया करें ना, बस चलें आगे। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद पॉइंट 1 में CWIP है। ठीक है जी, ये मैं लिख रहा हूं पेंडिंग, मतलब मेन नोट में तो इसने आना नहीं, कहां जाना है ये मैंने अभी पेंडिंग कर दिया, आज टाइम बच गया तो मैं बता दूंगा। जो आपने वो लेजर बनाया है ना, उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन मेन नोट में नहीं, बाद में चल के। ठीक है, तो सही है ना जी, क्या कह रहे हैं, कब अदर नोट नहीं, इसको ये पीपीई का नोट ही होता है, मतलब पीपीई के मेन नोट के बाद आगे उसके कुछ मजीद डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो उसको सब नोट्स हम कह देते हैं, नोट की दुमें कह देते हैं। ठीक है, ये मेन नोट है ना, इसके नीचे दुमें लगेंगी, 5 लिखा है ना, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 जितने आते गए लिखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, a deposit of 20,000 is paid for new computer system which is undelivered, इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। नेक्स्ट, अच्छा जो इग्नोर किया करें चीज, उसके बारे में एक छोटा सा नोट डाल दें। ठीक है, आईकेप ने तो पता नहीं क्या किया था, इसको भी CWIP में डाल दिया, लेकिन मैंने वो नहीं करूंगा। ठीक है, बस सिंपल लिख दें कि डिपॉजिट ऑफ 20,000, जब भी सवाल कर रहे हो पर्चे में, डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज अ करंट एसेट which will not appear in PPE. ठीक है, it is a current asset, या यूं लिख दें, एडवांस फॉर कंप्यूटर इज एन एसेट, इज अ राइट टू रिसीव कंप्यूटर इन फ्यूचर एंड दिस इज नॉट शोन इन PPE, ताकि अगले को पता लग जाए यार इसको पता था कि ये नहीं आना। ठीक है, इसको समझ थी इस बात की। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, पढ़ो, एडिशंस हैं। ठीक है जी, एडिशंस कितने हैं और किसमें हैं, प्लांट में है। ठीक है जी, चलो यार ये जरा थोड़ी सी जगह मुझे लगता है डिस्पोजल की नहीं बची हमारे पास। अच्छा बच्चों, अब इतना सिंपल सवाल है, सिर्फ इस सवाल के अंदर हमने करना ही क्या है, बस डेटा को काबू करना सीखना था। ठीक है ना जी, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तो पहले दोनों पॉइंट्स ये तो मैंने अभी पेंडिंग कर दिया, ये आना नहीं है। एडिशन टू प्लांट आर 154, एडिशन टू प्लांट आर 154, तो 154 ये जो बिल्डिंग है ना, जो इस साल ट्रांसफर हो रही है, उसको नहीं रिवैल्यू कर देना, वो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुई है, साल के पहले दिन ही हमने रिवैल्यूएशन कर लेनी, इसलिए मैं फिलहाल इसको पेंडिंग कर गया हूँ, बाद में लेंगे इंशाल्लाह, इसको एडिशन कर लेते हैं बाद में। ठीक है ना, फिलहाल छोड़ो। अभी मुझे तो बताओ, एडिशन कहाँ पे नजर आता है, एसेट अकाउंट में, डेबिट साइड पर, बोलो। तो प्लांट के कॉलम में इस 154 को सिंपली जाकर लिख दें, एडिशन 154। ठीक है जी, इतना आसान काम होता है ये, ऐसे ही ड्राया हुआ था लोगों ने हमें। ठीक है, 154, थोड़ा और ऊपर कर लें बच्चों, एंड वालों, बस जहाँ पे पता ना लगे समझना है मुझे बता दें, साथ साथ लिखते रहो। पार्ट 2 भी आ गया है, शुरू करें फिर।